चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। जैसे हमने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, तब मैंने आपको स्टार्टिंग में छोटा सा बाइफर्केशन बताया था, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि आपको जो पहला पार्ट जो पूरा पढ़ना है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये वाला हमने शायद याद होगा आपको, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज के ऊपर उसका फोकस रहता है। आपका अगर चार्ज जो है रेस्ट पर है तो रेस्ट चार्ज के लिए हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज आपका मोशन कर रहा है ना, अगर आपका चार्ज क्यू है वो अगर मोशन कर रहा है, मोशन करने के दो तरीके हैं। एक आप एक्सेलरेट मोशन करवा दीजिए या फिर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन करवा दीजिए। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, तब हम पढ़ेंगे, वो है फिजिक्स का पार्ट मैग्नेटिज्म, जो यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे। थर्ड पार्ट उसका था, ये पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 और तीसरा पार्ट, पार्ट नंबर 3 ऐसा था उसमें कि चार्ज जो है मोशन कर रहा है और मोशन करने के साथ ही मोशन करते करते उसका एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम पढ़ेंगे ईएम वेव, जो इस पार्ट का लास्ट चैप्टर है 8 नंबर का, वो हम देखेंगे। चलिए, तो ये होगा सिंपल बाइफर्केशन, हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। देखो ये 10th स्टैंडर्ड में है ना, आपको एक मैं बात बताता हूँ, 10th स्टैंडर्ड में आप छोटा सा पार्ट भी देख लिए होंगे, ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट देखा होगा आपने शायद, है ना, वो पढ़ा भी होगा कि ऑस्टर्ड ने क्या देखा, मतलब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में बाद में किया था, वो गलती से उसने देख लिया था कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मतलब वो इंटेंशनली उसने कुछ किया नहीं था उस टाइम, है ना, वो उसको ऐसे सडनली वो ऐसे दिख गया कि हाँ ऐसा हुआ, फिर उसको एज अ प्रैक्टिकल में उसने कन्वर्ट किया। ये पूरी स्टोरी है, मैं आपको छोटा सा पार्ट बता देता हूँ। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़े भी थे। तो ऑस्टर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसका एक्सपेरिमेंट ऐसा कह रहा था कि उसने एक सर्किट ली, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसने बैटरी जोड़ी, बैटरी के साथ उसने यहाँ पर की लगा दी और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया ये, और ये हो गया आपका रजिस्टर आर। तो उसको जोड़ने पर यहाँ पर उसने रख दिया एक कंपास, यहाँ पर ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने ऐसा कोई कंपास रख दिया। अब आपको पता है कि कंपास जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो वो मोशन कर जाएगा, है ना, मूव कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगा, हम ऐसा सीखे। तो जैसे ही यहाँ पर उसने ये जो स्विच के है उसको अगर कर दिया उसने क्लोज, तो यहाँ पर हो जाएगा करंट फ्लो। तो इस सर्किट में, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो हुआ, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो ये जो आपका कंपास है, वो कंपास जो है उसका डिफ्लेक्शन आ गया उसमें। फिर उसने सोचा चलो ये हुआ, तो उसने बैटरी को चेंज भी कर दिया। चेंज करना मतलब ये जो उसकी पोलैरिटी है ना, प्लस के बदले माइनस और माइनस के बदले प्लस, तो आपका जो करंट है वो इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। मान लो बैटरी को उसने ऐसे लगा दिया, अब करंट की डायरेक्शन ऐसी हो गई होगी यहाँ पर, तो आपका कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो उल्टी डायरेक्शन में होगा। जैसे पहली डायरेक्शन मतलब राइट साइड हो रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो इस कंडीशन में आपका डिफ्लेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड हो गया, है ना, ऐसा उसने ऑब्जर्वेशन किया। अब ये ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है, अब सुनना ध्यान से। ये ऑब्जर्वेशन का मीनिंग ऐसा है कि आपका जो कंपास है वो सिर्फ और सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट होगा जब वो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। एक ही पॉसिबिलिटी होती है ना, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो उसका मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आसपास मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, इसका मतलब ऐसा हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई होगी, तो जैसे ये करंट कैरिंग वायर है यहाँ, उसकी वजह से यहाँ पर उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना, याद रखिए। तो करंट कैरिंग वायर मतलब करंट कैरिंग वायर का मतलब ऐसा हुआ मूविंग चार्जेस, है ना। अगर आप चैप्टर का नाम देखें तो चैप्टर का नाम देखिए पहले तो, क्या है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मतलब करंट फ्लो हुआ, करंट कैरिंग सर्किट थी, उसके सराउंडिंग एरिया में कुछ ऐसा जनरेट हुआ जिसकी वजह से आपका कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। कुछ ऐसा जनरेट मतलब क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कैरिंग वायर उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एक मुझे ये चीज समझ में आई। तो करंट जो दौड़ रहा है उसका मतलब कौन दौड़ रहा है, चार्ज दौड़ रहा है ना। तो आपके लिए अब एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, वो स्टेटमेंट आपको याद करना है कि जब भी कोई भी चार्ज मूव होता है तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड।
सराउंडिंग इन इट्स एरिया, है ना, उसके अराउंड एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मूविंग चार्ज जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। एक चीज आपको ये याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यही पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, है ना। तो उसकी वजह से कहीं फोर्स लगेगा, फिर दो वायर के बीच में फोर्स लगेगा, ये सारी कहानी है जो हमें सीखनी है ना। तो इस चैप्टर में बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। चैप्टर आसान है ना, और उसके क्वेश्चन भी आसान है। जेई नीट के लिए भी अगर देखें तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और आसान रहता है। बस आपको कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर प्रिपेयर करने रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बायट सैवर्ट लॉ। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि अगर आप एनसीईआरटी बुक खोले तो उसमें पहले तो बायट सैवर्ट लॉ दिया नहीं। बायट सैवर्ट लॉ एक्चुअल में कुछ देर के बाद दिया है ना, 10-15 पेज खत्म होने के बाद। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बायट सैवर्ट लॉ से ही स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। तो अब जेई नीट में अगर प्रिपरेशन करेंगे वहां भी बायट सैवर्ट लॉ से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बेसिक क्या अभी बताया कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में तो डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको सीधा तो ऐसा नहीं कहूंगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा उसको डिस्कस कर लेता हूं मैं, नहीं। सबसे पहले तो मुझे क्या डिस्कस करना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, ये सब डिस्कस होता है ना। तो आपकी एनसीईआरटी में पहले उसने क्या बताया कि फोर्स के बारे में डिस्कस किया, वो एक्चुअल में बाद में किया जाता है। पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझना पड़ेगा, तो जेईई नीट में अगर आप देखेंगे तो यहीं से स्टार्ट होता है पूरा चैप्टर आपका, है ना। उसके बाद वापस आएंगे जो मतलब पहला पार्ट है वहां पर, वो तो आसान ही है, मतलब ये समझ में आ गया तो आगे का तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बायट सावर्ट लॉ क्या है, सबसे पहले तो ये बायट और सैवर्ट ये दोनों साइंटिस्ट थे, है ना। दोनों अलग अलग नाम है, बायट अलग है और सैवर्ट अलग है। और इन दोनों भाइयों ने मिलाकर, है ना, भाई तो नहीं थे लेकिन दोनों साइंटिस्ट ने मिलाकर उनका एक कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया सा काम रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से उसको निकालने का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देने का काम इन दोनों ने किया हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायट सावर्ट लॉ को। ये थोड़ा याद रखना कि बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला है ना, वो आपको प्रिपेयर करना है। उसमें से ही 2-3 एमसीक्यू बन जाता है इस फॉर्मूला में से, और नीट में तो सीधा बायट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला ही पूछ लिया था 4 बार, है ना। वो भी बड़ा फॉर्मूला है, ऐसा छोटा फॉर्मूला नहीं है, तो वो आपको बारी बारी यूज करेंगे तो वो याद भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो बायट सावर्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसके बारे में हम सोचेंगे पहले तो। पहले मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, मान लो कि एक कोई करंट कैरिंग ऐसे वायर है, ये ऐसे कोई वायर है, थोड़ा पतला सा है लेकिन बड़ा सा ऐसे बनाते हैं उसको। तो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वायर ले लेता हूँ, इस वायर में जा रही है करंट आई, इस वायर में फॉर एग्जांपल करंट आई जा रही है। और यहाँ पर मैं छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट मैं लेता हूँ डीएल लेंथ जितना, छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंथ जितना, और करंट जा रही है तो मैं करंट से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको कहा जाएगा आईडीएल। तो इसको कहा जाएगा करंट एलिमेंट। आईडीएल का पूरा नाम क्या है, तो उसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट, है ना। नाम सुनते जाना, इसको हम छोटा सा पार्ट कहेंगे करंट एलिमेंट। अब क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे पार्ट की मतलब पूरे वायर की वजह से हमें आंसर मिल जाएगा, ऐसी कहानी है उसमें। तो इस छोटे से पार्ट मतलब आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पर P। तो इस पॉइंट P के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, तो उसको ये बायट सावर्ट लॉ की मदद से हम देखेंगे। तो यहाँ से आइडियल से उसका जो पोजीशन है वो पोजीशन है आपका R, यहाँ से, और आइडियल के साथ आपकी पोजीशन ने बनाया हुआ है एंगल थीटा। ये सब देखना, ये सभी जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ वो सभी नोटेशन को हम यूज करने वाले हैं फॉर्मूला के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो उसने जैसे हमने वो ग्रेविटेशनल का, फिर कूलम फोर्स का, है ना, ये फोर्स है जो इन दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल चल रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली चल रहा है। वैसे ही कहानी इसने भी कही थी। हम तो लास्ट में सीधा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ पर सुनना ध्यान से, ये छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल यहाँ से आर दूरी पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट के ऊपर हमने जैसे देखा ना कि करंट कैरिंग एलिमेंट तो उसके सराउंडिंग सभी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, कितनी होगी, तो उसको लिखा जाएगा यहाँ पर स्मॉल डी बी, यहाँ पर, है ना। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको बी से डिनोट करते हैं, और जो छोटा सा पार्ट है इसके लिए हम इसको डीबी लिखेंगे, और वेक्टर लिखा हुआ है
तो वेक्टर लिखने का रीजन क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेक्टर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो बी मिल जाएगा, है ना। जैसे छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी, है ना, छोटा सा एलिमेंट डी एक्स, छोटा छोटा सा यहाँ लेंथ डी एल, वैसे ही छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड डी बी, ऐसे लिखेंगे। अब उसमें लिखने के दो तरीके हैं। dB इज इक्वल टू, पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। जो जितने भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सभी के कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है ना। तो वो पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद मैं बारी बारी आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, है ना। फॉर्मूला याद रख लेना, नीट में सीधा 4 मार्क में ये फॉर्मूला पूछा गया है कुछ साल पहले। डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये जो फॉर्म है वो मैंने लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म, है ना। दो फॉर्म होते हैं उसके, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। उसके बाद अगर मैं इसको स्केलर में कन्वर्ट करूं तो स्केलर में आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट ही कन्वर्ट करना है, बाकी तो क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए म्यू तो नॉट, साइन थीटा है। यस, आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, एक आर से आर तो कट जाएगा, सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म, है ना। ये वेक्टर फॉर्म उसने 4 मार्क में नीट में पूछा था। ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म। तो आपको बताइए ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं, ये भी साइन थीटा, वैसे डीएल क्रॉस आर को मैंने क्या लिखा, डीएल आर साइन थीटा, तो एक आर कैंसिल हो गया तो नीचे आर स्क्वायर बचा। अब मैं बारी बारी आपको सभी के मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहला आने वाला है आपका म्यू नॉट। जैसे आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, आपको याद होगा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था पहले चैप्टर में, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने आपको उस टाइम पर बताया था कि जो परमिटिविटी है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, सुनना ध्यान से, परमिटिविटी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। वैसे ही म्यू नॉट जो है वो भी एक कांस्टेंट है और म्यू नॉट को हम कहेंगे परमीएबिलिटी, है ना। इसको नाम दिया जाता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना। और उसका यूनिट भी हम निकालते हैं, है ना। इसका यूनिट भी पूछा गया है एमसीक्यू में, और ऐसा यूनिट में आपको यूनिट निकालना भी सिखाता हूँ, क्योंकि अभी पहले क्या बी का यूनिट निकालना सिखाना पड़ेगा आपको। बी का यूनिट क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, ये याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी से डिनोट करता हूँ, यहाँ पर छोटा सा पार्ट है इसलिए डीबी लिखा हुआ है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट होती है, जिसका यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला तो आपको पता ही होगा, निकोलस टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है, तो मतलब मुझे कैपिटल टी लिखना चाहिए, है ना, वो भी आपको याद है। तो यहाँ पर कैपिटल टी लिखा जाएगा। तो अब यूनिट बता दीजिए इसका, चलिए म्यू नॉट को बनाइए सब्जेक्ट, बताइए क्या होगा। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई, ये सब तो नहीं लिखता मैं, साइन थीटा और 4 पाई तो कुछ होता नहीं है, तो ये हो जाएगा डीबी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी एल, ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए। डीबी मतलब ये हो जाएगा टेस्ला आपका टेस्ला टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर मीटर, मीटर, मतलब मीटर मीटर कैंसिल, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यस। तो इसका जो यूनिट है टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये हो गया उसका यूनिट, ठीक है। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब जब आप यूनिट की वैल्यू रखेंगे तो नीचे जो 4 पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा अगर कांस्टेंट है तो उसकी पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 10⁻⁻, है ना। 4 पाई लिखना है, ऐसा नहीं है कि नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर अलग है, दोनों ये म्यू नॉट की पूरी वैल्यू है। अब जब आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करेंगे तो म्यू नॉट डालेंगे आप 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे 4 पाई है, उसके बाद दोनों कैंसिल आउट होकर 10⁻⁷ बचता है ना, ये याद रखना। तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये जो कांस्टेंट है वो बाय प्रैक्टिकल ये दोनों साइंटिस्ट ने निकाला हुआ है, ठीक है। अब कुछ और चीजें बची, चलो बी के बारे में होगा, उसका यूनिट बता दिया, म्यू नॉट के बारे में बता दिया मैंने। उसके बाद ये डीएल क्रॉस आर के बारे में देख लेते हैं। जो साइन थीटा है वो थीटा आपका एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है यहाँ पर, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन, तो आपको सीधा दिख ही रहा है डीएल एंड आर। अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि डीएल जो पोजीशन है उसकी डायरेक्शन तो निकालनी पड़ेगी ना, डीएल की डायरेक्शन क्या होती है बताओ, लेंथ की कोई डायरेक्शन होती है क्या, लेकिन उसके ऊपर तो वेक्टर बनाया है उसने,
तो क्या गलती कर दी क्या बैट सावर्ट? बताओ। डीएल के ऊपर वेक्टर डाल दिया है, तो डीएल की डायरेक्शन क्या लेंगे हम? एरिया वेक्टर बोल सकते हैं इसको। नहीं, डीएल की डायरेक्शन याद रखनी है आपको, जो करंट की डायरेक्शन हो वैसे ही डीएल की डायरेक्शन मानी जाती है। तो सेम एज करंट आई, याद रखना। डीएल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो डीएल की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन आपकी यहाँ पर डीएल की डायरेक्शन होती है ना, वो याद रखना। तो यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि डीएल की कौन सी डायरेक्शन, तो करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो वही आपकी डीएल की डायरेक्शन है ना। तो यहाँ ऊपर की तरफ है, तो यहाँ डीएल जो है ऊपर है, तो ऊपर की तरफ देखो, मैंने थीटा बनाया, आपको याद होगा, थीटा मैंने डायरेक्ट बना दिया था ना। अब देखो यहाँ पर डीएल ऊपर, यहाँ डायरेक्शन होगी ऊपर, और आर की तरफ घूमना है, तो डीएल से लेकर आर तक वहां थीटा बनाया, देखो मैंने, है तो ऐसे बनाया था, ये एंगल था आपका थीटा, तो ऐसे बनता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बचा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन क्योंकि सर यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिखा हुआ है। हाँ बोलो दी। ये टेस्ला का एमएलटी क्या होगा? टेस्ला का एमएलटी बताता हूँ मैं अभी। टेस्ला का होगा क्या पता है कि अभी आपने आगे एक फॉर्मूला देखा नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलो आगे करंट एक आता है कि एल लेंथ का करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई इंटू एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है उसका, मैंने पहले ही आता है ये, तो बी को सब्जेक्ट बना लो। तो बी मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी, तो बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई आई एल, साइन थीटा का कुछ होगा नहीं, क्या आप इसका एमएलटी निकाल पाओगे? एफ यस बाई एल, यस सर। है ना, तो वही टेस्ला का है, ये ओके आगे आता है एक्चुअली में। तो फोर्स अभी हम पढ़ेंगे, पहला ही टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया है, फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड तो पहले पता होनी चाहिए ना, तो उसके बाद ही आप तो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बायट सावर्ट लॉ पहले करवाया जाता है। तो टेस्ला का आप एमएलटी निकालना है तो यहाँ से निकाल पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम टी माइनस टू ए माइनस वन। यस, चलिए ये डिस्कशन हो गया। अब बात आती है मेन डायरेक्शन की, है ना, तो फोकस कीजिए डायरेक्शन निकालने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, है ना। मैं इसके लिए आपको एक वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ और यहाँ भी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो विदाउट वीडियो, मतलब मैं नहीं हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन को सिर्फ, है ना। तो 3 डायमेंशन में आपको थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा, और फिर भी अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ना, जो बोर्ड के ऊपर समझाया हुआ है ना, तो आपको मैं लाइव वहां पर दिखा दूंगा, तो आप वो मतलब वीडियो में आप देख लीजिए पूरा डायरेक्शन कैसे निकाला। अभी तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं उसका पूरा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने, बाकी कुछ नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने के एक्चुअल में 3 तरीके हैं, है ना। तो 3 तरीके, एक तो स्क्रू रूल लगा दीजिए, फिर उसके बाद राइट हैंड रूल है और पाम रूल है ना। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक ही रूल याद कर लीजिए, है ना, कोई भी, तो एक स्क्रू रूल याद कर लीजिए या फिर राइट हैंड रूल। मैं तो कहूंगा राइट हैंड रूल याद कीजिए, क्योंकि वो मैक्सिमम जल्दी याद भी हो जाता है और उसका यूज भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं निकाल देता हूँ पहले तो, चलिए, क्योंकि इसी फिगर में हमें डायरेक्शन निकालनी है। जैसे मान लो कि मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया है ना, तो स्केलर और वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया है सब कुछ। अब इसके बारे में हम देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ से निकलेगी? तो डायरेक्शन के लिए मैंने पहले ही लिखा था, याद करो। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि डीएल क्रॉस आर था, है ना, तो डीएल क्रॉस आर कर लीजिए यहाँ से। तो ये जो डीएल क्रॉस आर का जो वेक्टर मिलेगा वही आपको डायरेक्शन दिखा देगा। ठीक है, तो डीएल क्रॉस आर करना है डायरेक्शन निकालने के लिए। अब ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीन ही चेंज कर देते हैं, चलो छोड़ो, नई स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ते हैं, फिर उसके वापस आ जाएंगे स्पीकर में। सर हाँ बोलो। सर आपने अभी वो डीएल क्रॉस आर बोला था, वो किसके डायरेक्शन निकालने की? मैग्नेटिक फील्ड की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा ना, तो उसने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मैग्नेट है ना, तुम समझो, जो मैंने फॉर्मूला रखा उसमें उसने क्या दिया, मैग्नीट्यूड के वैल्यू कितनी है, और वैल्यू टेस्ला में देंगे। जैसे मैंने यूनिट लिखा, तो जैसे फोर्स होता है 10 न्यूटन 5 न्यूटन, वैसे टेस्ला होगा 1 टेस्ला 2 टेस्ला ऐसे करके। ठीक है, तब वो तो फोर्स है, जैसे वेक्टर है, तो फोर्स के साथ हम डायरेक्शन भी तो दिखा देना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वैसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वो डायरेक्शन भी हम देखेंगे। और इसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन,
क्योंकि आप जब भी जेई नीट के एमसी को देखेंगे ना तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि 4 ना ऑप्शन सेम दे देते हैं और मैग्नीट्यूड सेम देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये डायरेक्शन निकालना भी आना चाहिए आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट मैं जनरली बता देता हूँ, उसके बाद वो डीएल क्रॉस आर के ऊपर आता है। ये टॉपिक जो है विलियम स्टैंडर्ड का है, क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ा समझ लो पहले। क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। ये उसका मीनिंग क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट का? मतलब आप जब भी दो का वेक्टर करें, मतलब क्रॉस करें, मान लो कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं आप, तो ए क्रॉस बी करने पर आपको कुछ आंसर मिलेगा, वो होगा आपका सी, और सी भी क्या हो जाएगा? आपका वेक्टर, है ना। तो दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो उसका आंसर भी क्या आएगा? आपका वेक्टर। तो मैं वहां पर आपने क्या देखा कि डीएल क्रॉस आर किया तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था, मतलब डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी तो वेक्टर वेक्टर। क्वांटिटी है ना। और एक आता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। ऐसे होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी, ऐसे लिखा जाता है। मतलब ए बी कॉस, अगर फॉर्मूला लिखना है तो ए बी कॉस थीटा, ऐसे यहाँ पर ए बी साइन थीटा। तो ये जो सी है वहां पर वेक्टर नहीं किया, है ना। तो मतलब इसका जो एग्जांपल है ये रहा आपका। वर्क का याद करो, एफ डॉट एस, 11th में पढ़ते थे ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये फोर्स भी वेक्टर है, Yes. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, और वर्क जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है ना। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा तो आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन निकालनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब तो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं तो 3 तरीके हैं। एक तो स्क्रू रूल लगा दीजिए सबसे पहला। चलिए तो मैं स्क्रू रूल बता देता हूँ, तीनों रूल बता देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तीनों रूल से हम देख लेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। स्क्रू रूल है, या फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट ये भी तो याद है ना, आई जे के, थ्री डायमेंशन में होगा तो ये तो आपको पता ही होगा कि सीधा निकाल देते हैं। बताओ, आई क्रॉस जे 11th का याद है कुछ? क्या क्लॉकवाइज जाना होता है, Yes, आई sir. क्रॉस जे करेंगे यस तो सर। के कैप, है ना। फिर जे क्रॉस के अगर मैं पूछ लूं तो आई कैप। कैप, है ना। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होगा? 0। ठीक है, उसके बाद अगर उल्टा चल दिया, मान लो कि मैं ऐसा पूछ, माइनस हो जाएगा। यस आई क्रॉस के, तो अगर वो हो जाएगा आपका माइनस जे। माइनस जे कैप, है ना। तो नेगेटिव, अगर एंटी Minus. क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव, क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसका मतलब प्लस लिख दीजिए वहां पर, है ना। तो ये स्क्रू रूल ही है आपको, है ना। प्लस माइनस यहाँ पर 3 डायमेंशन में आप इसको अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है तो आप इसको सीधा निकाल सकते हैं। अब एक्चुअल में स्क्रू रूल ऐसे नहीं दिखाया जाता, ये जनरली आप मतलब सीधा निकाल सकते हैं। स्क्रू रूल अगर नहीं आ रहा है आप इसको ऐसे भी सीधा आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो स्क्रू रूल होता क्या है कि आपको करना कुछ नहीं है। मान लीजिए कि वो वाली कहानी थी, है ना, उसी कहानी के ऊपर हम फोकस करेंगे एक ही फिगर में। वो वाला जो हमने ड्रॉ किया था ना फिगर, उसको ही देखिए, इसमें हम सीख लेंगे। और यहाँ पर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया था आपका डीएल, ये आइडियल इधर था, है ना। और यहाँ से पोजीशन पी के ऊपर, मतलब पोजीशन वेक्टर आर यहाँ पर था, और यहाँ पर उसने थीटा बनाया था। तो ये डीएल और ये आर, है ना। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या करना था? डीएल क्रॉस आर ऐसा करना था। मतलब ये ऐसा हो गया ए क्रॉस बी, तो ए आपका कौन सा है? डीएल। तो आपको करना कुछ नहीं है। डीएल के ऊपर आपको रखना है स्क्रू, है ना। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ऐसे स्क्रू रख दिया, मान लीजिए कि आपने स्क्रू यहाँ पर ऐसे रख दिया, है ना, ऐसे ऐसे करके आपने ऐसे स्क्रू रखा हुआ है ऊपर। अब स्क्रू को रखने पर, स्क्रू तो आपने फिक्स कर लिया, कहाँ पर रखा? डीएल के ऊपर। अब आपको कहाँ जाना है? तो आर पोजीशन की तरफ इसको घुमाओ। तो बताओ कहाँ घुमाऊंगा मैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? आर की तरफ मुझे जाना है, तो स्क्रू को कैसे क्लॉकवाइज। Yes. तो मुझे कैसे घुमाना चाहिए? क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए। एक तो ये मुझे समझ में आया। अब क्लॉकवाइज घुमाने पर आपका स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? अंदर। अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब हुआ पी पॉइंट के ऊपर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड डायरेक्शन आएगी। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, अंदर की तरफ जाएगा तो मतलब डायरेक्शन कैसी हुई? इनवर्ड। अब इनवर्ड डायरेक्शन को आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं हर बार, इनवर्ड आएगी आउटवर्ड जाएगी, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए एक सिंबल याद कर लो। तो इनवर्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए हम ऐसा करेंगे, डॉट, सुनना ध्यान से, डॉट और सर्कल करेंगे। सॉरी उल्टा हो गया। इनवर्ड के लिए हम करेंगे क्रॉस और सर्कल। ये होता है इनवर्ड डायरेक्शन का सिंबल। और अगर आउटवर्ड डायरेक्शन आ जाती तो आउटवर्ड के लिए एक सिंबल है डॉट और सर्कल। ठीक है,
इनवर्ड के लिए क्रॉस करो सर्कल करो, और आउटवर्ड के लिए डॉट करके सर्कल करो, है ना। तो ये दिखा दोगे तो मतलब इसका ये सिंबल फिक्स है, ये आउटवर्ड और इनवर्ड का बारे में बताता है। क्लियर। चलिए अब मैं इसी एग्जांपल को, है ना, इसमें आपको मतलब आपको अपने आप ही बताना है। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन आइडियल तो ऐसे ही है, लेकिन आपका पीडीएस पॉइंट यहाँ पर था और इसकी जो पोजीशन है आर यहाँ पर है, तो आइडियल तो इधर ही है, ऊपर ही जा रहा है करंट। जैसे मैंने कहा ना, वहां पर क्या था, ये करंट की डायरेक्शन को ही हम डीएल की डायरेक्शन मानते हैं, तो थीटा ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। बताइए अब पीडीएस पॉइंट के ऊपर अंदर के बाहर लिख, इनवर्स। कैसे जाएगा बताओ। डीएल के ऊपर स्क्रू रखो, और घूमो। हाँ हाँ, डीएल के ऊपर स्क्रू रखा क्या, किधर घूमेगा, पीडीएस के लिए जाना है तो स्क्रू पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड। यस, यहाँ पर एंटी क्लॉक यस, तो एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज बताओ स्क्रू कैसे करता है, आउट। खुलता है क्या, आउटवर्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड है, तो डॉट करके सर्कल, तो यहाँ पर आउटवर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर सेकंड रूल हम अप्लाई करने जा रहे हैं। फर्स्ट रूल हमने स्क्रू रूल देख लिया है, अब सेकंड रूल जो है वो है आपका राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के बारे में देखते हैं। चलिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, तो राइट हैंड रूल आपका बहुत ही काम का है। राइट हैंड रूल के लिए देखते जाइए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आंसर सी है, कैसे सेट करना है। ए वेक्टर के डायरेक्शन में आपको रखना है फिंगर्स, है ना, आपको करना है फिंगर्स वहां रख दीजिए उसी डायरेक्शन में। फिर बी डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन में आप उसको कर्ल कर लीजिए, है ना, मोड़ दीजिए पूरी फिंगर्स। कौन से बी वेक्टर के, अभी मैं आपको जस्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद जब अप्लाई करूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। और बात आती है आपकी सी डायरेक्शन, मतलब सी की कौन सी डायरेक्शन होगी आपके आंसर की, तो आपका जो थंब है वो थंब जिस डायरेक्शन में सेट हो जाए ऐसा करने पर वो थंब आपका आंसर है ना। याद रखो, थंब भी आपका क्या है, आंसर, वो आप जिसके लिए निकाल रहे हैं, है ना। तो फिर से बता रहा हूँ, ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रख देनी है, बी की तरफ उसको मोड़ दीजिए, तो मोड़ने पर आपका जो आंसर है मतलब वो थंब आएगा, है ना। तो थंब मतलब कौन सी डायरेक्शन में सेट हो रहा है, तो वो आपको चेक कर लेना है। चलिए हम इसमें चेक करते हैं, हमने जो देखा है ना यहाँ पर, जैसे हमने इससे निकाल दिया स्क्रू रोल से, हम इसी को हम इसकी मदद से सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। चलिए नई फिगर ही बना देता हूँ, छोड़ो। ये है पॉइंट पी और ये है आपका डीएल इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आइडियल इधर जा रहा है आपका, चलिए तो ऊपर की तरफ है, और ये है आपका थीटा, आर वेक्टर आपका पोजीशन यहाँ पर है। चलिए आपको करना क्या है यहाँ पर डीएल क्रॉस आर करना है ना, देखिए तो मतलब ए क्रॉस बी ऐसे होगा, तो डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए। चलिए करते जाइए आप, है ना, स्क्रीन के ऊपर से आपके मोबाइल में डीएल के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए और आर की पोजीशन में घुमा दीजिए, है ना, मतलब फिंगर्स जो है आपकी इधर होनी चाहिए ऐसे, और आपको मोड़नी है कहाँ, आर की तरफ। अब उसको इधर मोड़ दीजिए फिंगर्स को। बताओ आपका थंब कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के अंदर की तरफ, इनवर्ड जा रहा है आपका मोबाइल के, ऐसा लग रहा है आपको, यस सर। है ना। एक ही पॉसिबिलिटी होगी, आप उल्टा ऐसे मत सोचना कि उल्टा करके तो उंगलियां उल्टी नहीं मुड़ती, एक ही डायरेक्शन में उंगलियां आपकी हाँ फल सर, होती स्क्रीन के अंदर जा रहा है, है। हाँ, डाउनवर्ड जा रहा है। तो आप फिंगर्स रख दीजिए डीएल की डायरेक्शन में और आर की तरफ मोड़ दीजिए। क्या इनवर्ड आ रहा है, तो पी की डायरेक्शन में आपको क्रॉस करके कर देना है सर्कल यहाँ पर ना, बाकी कुछ नहीं है। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। मैं फिर से वो वायर बना रहा हूँ, ये वायर ऐसे है फॉर एग्जाम्पल, और आपका करंट ऊपर ही जा रहा है, यहाँ पर फिर से करंट जो है आपका ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हम छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं डीएल यहाँ पर। चलिए तो ये मैंने ले लिया डीएल, ये डीएल यहाँ पर है और पी डैश पॉइंट यहाँ पर और आर यहाँ पर है और ये है थीटा। बताइए इसमें डीएल की तरफ डायरेक्शन डालिए, आउटवर्ड। ये आउटवर्ड जा रहा है। यस वेरी गुड। फिंगर्स यहाँ पर और यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपको मोड़ देनी है यहाँ पर, तो डीएल क्रॉस आर फिंगर्स डालिए, मोड़िए। थंब कहाँ लग रहा है, क्या बाहर आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, यस सर। है ना। तो पी डैश के यस ऊपर सर। डॉट करके सर्कल, तो ये हो गया आउटवर्ड, है ना। एक और ये तरीका है सॉल्व करने का।
चलिए एक लास्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर है, 3 मेथड जैसे मैंने बताया। तो तीसरी जो मेथड है वो है आपकी पाम रूल। पाम रूल तो मतलब मैं आपको ऐसा सजेस्ट करूंगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन आप मतलब इसको नहीं तैयार करेंगे तो भी चलेगा। तो डायरेक्शन किसी भी रूल से निकाले एक ही निकलने वाली है, तो 3 अलग अलग तरीके क्यों करें? तो तीनों तो आप सीखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तीनों छोड़कर मैं आपको अभी बता रहा हूँ तीनों, लेकिन आपको कोई भी एक ही पकड़ना है। और मेरा सजेशन ऐसा है कि आप जो सेकंड रूल है, राइट हैंड रूल, उसको पकड़ लीजिए, है ना, उसको फोकस कीजिए और उसकी प्रैक्टिस के साथ आप एक ही याद रखिए। पाम रूल में आपको एरिया वेक्टर याद होना चाहिए, है ना। एरिया वेक्टर शायद आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। कोई भी प्लेन होती है ऐसे, है ना, तो ये प्लेन हो गए। मान लो कि आपकी पाम है, तो पाम का एरिया वेक्टर होता है, तो उसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। ये फर्स्ट तो चैप्टर में नीचे भी आएगा। हाँ, लेकिन पाम के लिए तो एक ही साइड आएगा ना, हाँ है ना। अगर पाम है हमारी तो हथेली में तो एक ही साइड होगा, तो ऊपर की तरफ ऐसे हम मानेंगे, है यस। ना। यहाँ पर ऐसे करके चलिए, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे ए क्रॉस बी? तो आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ए क्रॉस बी कैसे किया जाएगा। चलिए, तो देखो पाम रूल में आपको उसका एरिया वेक्टर जो है ना, वही आपका लास्ट में आंसर आ जाता है इसकी वजह से। तो ए डायरेक्शन में, सुनना ध्यान से, ये फिर आपको मतलब दूसरा और तीसरा कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं आपको कहूँ याद मत रखो, सिर्फ देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। फिर दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो अगर दोनों याद रखोगे तो ए की डायरेक्शन में थंब, बी की डायरेक्शन में रखो फिंगर्स, है ना। पाम पाम सेट करनी है आपको, है ना, मोड़ना मोड़ना नहीं है कहीं पर भी। ए की डायरेक्शन में थंब, बी की डायरेक्शन में फिंगर डाल दो, और सी आपका जो आंसर है वो आपका पाम वेक्टर हो जाएगा, है ना। पाम का जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर जैसे निकालेंगे, वो आपका आंसर होगा, है ना। ये तीसरा तरीका है। चलिए वो आपको मतलब एग्जांपल से ही हम समझा देता हूँ आपको। ये एग्जांपल को हम फोकस करते हैं। ये हमने ऐसे देखा था। चलिए ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका ये था डीएल, करंट जा रही थी ऊपर आपकी, और यहाँ पर पी पॉइंट ये रहा, तो ये हो गया आपका डीएल, ये हो गया आपका थीटा, है ना। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे। बताओ डीएल के डायरेक्शन में आपको क्या रखना है? थंब रखिए यहाँ पर, तो ये थंब यहाँ पर रखिए। फिंगर्स कहाँ चाहिए आपकी? आर की तरफ, तो यहाँ थंब सेट कीजिए, यहाँ पर आप फिंगर सेट कीजिए। क्या पाम आपकी ऐसे सेट हो जाएगी? ये होगी आपकी फिंगर्स यहाँ पर, ये है आपका थंब, ठीक है। ये हो गए आपकी फिंगर्स। बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा पाम का? ऊपर के साइड ही। इन इनवर्ट डायरेक्शन में जाएगा दोस्त, इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ट जाएगा। तुम्हारा जो पाम है पूरा, वो मोबाइल के ऊपर अनसेट होगा। देखो ध्यान से, थंब ऊपर ऐसे लगाओ, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ किया ना यहाँ पर, यस सर। ऐसे जो फिगर ड्रॉ की है उसमें देखो, तो थंब की तरफ मतलब मोबाइल के ऊपर रखो ऐसे थंब, फिंगर राइट साइड में रखो, तो तुम्हारा पाम जो है एरिया वेक्टर अंदर जाएगा, तो इनवर्ट डायरेक्शन आएगा आंसर पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ऐसे। चलिए उसके बाद यहाँ पर पी डैश पॉइंट के लिए भी देख लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाए। ये है आपका पी डैश पॉइंट, तो ये है आपका डीएल, इधर जा रहा है मान लीजिए, तो ये डीएल है, ये थीटा है। तो बताइए अब डीएल की डायरेक्शन में थंब रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दिया थंब, आउटवर्ड। और यहाँ पर आप रख दीजिए फिंगर्स। देखिए एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना। अब तो आपका जो पाम है वो आपकी तरफ रहेगा, चेक करो मोबाइल के ऊपर रखकर ऐसे, तो थंब ऊपर, पाम आपकी तरफ, आपके साइड दिखेगा आपको, और फिंगर्स उस साइड में सेट हो जाएगी। तो अगर इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कंफ्यूजन क्रिएट करता है सेकंड और थर्ड रूल के बीच में ना, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि तीनों रूल है, और आपको यो यूज करना है मैक्सिमम। वो सेकंड रूल आप प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4.5, हमने जो बायट सावर्ट लॉ अभी तैयार किया है, वो बायट सावर्ट लॉ को हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, तो फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मतलब इसको सीधे अप्लाई कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, कि कहा गया है कि इफ एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई, है ना। ये करंट कैरिंग वायर है आपका ऐसे, ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है पूरा, है ना। आपका वायर ऐसे देखो, समझना ध्यान से, बुक इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया, लेकिन समझो करंट कैरिंग वायर ऐसे पूरा है। उसमें से उसने छोटा सा एलिमेंट लिया, वो हमने जैसे डीएल लिखते थे ना, जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ पहले, तो फॉर्मूला आप याद कर लो। डीबी इज इक्वल टू छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, स्केलर फॉर्म लिख रहा हूँ,
आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना, इतनी चीजें मुझे चाहिए तो मेरा काम बन जाएगा। और थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, डीएल एंड आर के बीच का, है ना, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर। तो देखो करंट कैरिंग वायर जो है एक्स डायरेक्शन में पूरी है, और उसमें से मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया डेल्टा एक्स, है ना, वो भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब ऐसा है करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैंने वैसे भी आपको पता है कि डीएल की डायरेक्शन कौन सी होती है, करंट की डायरेक्शन वही डीएल की डायरेक्शन है। और उसमें से टोटल करंट कितना जा रहा है आपका 10 एम्पियर जा रहा है, वो तो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो वो वैल्यू भी मिल गई। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर, यहाँ से, तो यहाँ से ये जो P पॉइंट है वो कितना दूरी पर है, 0.5 मीटर पर, ठीक है, फिगर में दिखाया गया है। और P पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो छोटा सा पार्ट निकलेगा dB, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपको उसमें डायरेक्शन भी दिखानी है, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर करके जरा मुझे बताइए कौन सी डायरेक्शन आएगी। देखो आपका डीएल तो यहाँ पर है, ये देखो आर पोजीशन कहाँ है, ऊपर, यहाँ पर ये आर है, तो बताओ डीएल क्रॉस आर करोगे तो आपका थंब क्या बाहर की तरफ आएगा मोबाइल स्क्रीन से, देखिए यस सर। कौन सा एक्सिस आएगा, Yes, sir. एक्सिस आएगा, के एक्सिस है ना, Outward. Z axis, है ना, तो Z आई और जे तो है हाँ तो के ही आएगा ना। तो के डाल दीजिए, है ना, मतलब क्रॉस करेंगे तो भी आपको पता है आई क्रॉस जे करना है तो आंसर आपका के कैप आ जाएगा, है ना। वो भी आप वैसे भी स्क्रू रूल से भी पता कर सकते हैं, क्रॉस सीधा भी कर सकते हैं, और इससे सभी से आप मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें मुझे पता चल गई, वैल्यू डालनी है अंदर, तो डाल देते फॉर्मूला में। चलिए dB इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 27 तो 4 पाई नीचे है, आई करंट कितना है 10 एम्पियर। बताओ डीएल कितना है, डीएल डेल्टा सर 10⁻²। 1 एंड हाँ हाँ, -2 तो 10⁻1 सेंटीमीटर है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। साइन थीटा कितना लिखो, डीएल और आर के बीच का 90 एंगल, sin 90 साइन 90 हो यस जाएगा सर 1, तो 0 मैं लिख देता हूँ आर 1 स्क्वायर। 1 1 पोजीशन की डिस्टेंस कितना है डीएल और आर के बीच, 0.5 0.5 स्क्वायर, 4 पाई कैंसल, आंसर निकाल के बता दीजिए कितना आ रहा है। फोर इंटू सर 4 into 10 10⁻⁸ is to हाँ 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, उसके आगे मैं लिख दूंगा के कैप, और फिर लिखता हूँ टेस्ला, डायरेक्शन के साथ खत्म, ठीक है। चलिए।